नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। पिछले कई कमेंट्स में ज्योतिष के बारे में कई दोस्तों ने पूछा था, तो आज हम ज्योतिष के बारे में ही देखेंगे। ज्योतिष से रिलेटेड सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि क्या हजारों साल पहले भारत में 9 ग्रहों को खोज लिया गया था, जो पश्चिम में 16वीं शताब्दी और उसके बाद खोजे गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यह सरासर गलत है। दरअसल ज्योतिष में जो 9 ग्रह इस्तेमाल होते हैं, वो 9 ग्रह जो आकाश में 9 ग्रह हम देखते हैं, जिन्हें हम प्लेनेट्स कहते हैं, वो है ही नहीं। अब जरा ज्योतिष के इन 9 ग्रहों को देखें। सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। इसमें से जो शुरू के 4 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु, क्या आप कह सकते हो कि ये ग्रह हैं? जबकि हमारा जो सौर मंडल है उसमें सूर्य एक तारा है, जिसे साइंस की भाषा में एक लिविंग स्टार कहा गया है। और ये लिविंग स्टार में हाइड्रोजन अवेलेबल है और हाइड्रोजन के न्यूक्लियस आपस में संलयन होकर हीलियम बनाते हैं, और इस दौरान जो एनर्जी जनरेट होती है, वही एनर्जी हमें प्रकाश के रूप में दिखती है। तो हमारे सौर मंडल में सूर्य ही एकमात्र लिविंग स्टार है, जबकि ज्योतिष के अनुसार सूर्य यह ग्रहों का राजा और व्यक्ति की आत्मा है। फिर ज्योतिष लिखते हैं सूर्य के बारे में, सूर्य की कमजोरी से अपक्षय, हृदय रोग और हड्डियों की समस्या होती है। इसी तरह से बहुत सारी बातें ये सूर्य के बारे में लिखते हैं कि सूर्य को मजबूत बनाए रखने के लिए फिर ये बोल रहे हैं कि सूर्य के मंत्र का एक माला जाप करें। मंत्र होगा ओम आदित्याय नमः। फिर ये रुद्राक्ष और लाल चंदन की माला की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से आप देखते हैं कि ये तो बिल्कुल ही जो हमारा सौर मंडल का सूर्य है, उसकी तो बात ही नहीं हो रही है, ये कुछ और ही बातें गपोड़े जा रहे हैं। इसी तरह से चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट है, जबकि इसे भी ये ग्रह बता रहे हैं। और ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा का मतलब है यह ग्रहों का दूसरा राजा या रानी है। बताओ, इसको राजा रानी बता रहे हैं। इसी में ये आगे बताते हैं चंद्रमा के कमजोर होने पर मानसिक रोग और अस्थमा की समस्या होती है। बताइए, आज से कुछ 100 साल पहले तक लोग जानते भी नहीं थे मानसिक रोग के बारे में। भूत प्रेत आत्मा जिन का प्रकोप समझते थे, अस्थमा का भी नाम न सुने थे, और ये भी ज्योतिष में आ गया। इसी से अनुमान आप लगा सकते हैं ज्योतिष कितना पुराना है, या बाद में ये सारी चीजें घुसेड़ी गई हैं। फिर इसी में आगे ये लिखते हैं चंद्रमा में दोष हो तो रक्त की समस्याएं काफी होती हैं, ये तो इलाज भी करने लगे। फिर ये आगे लिखते हैं रात को मोती या शंख की माला से चंद्रमा के मंत्र का जाप करना चाहिए, और चंद्रमा का एक मंत्र भी बता दिए, ओम सोमाय नमः। बताइए, इस जाप से चंद्रमा को ये सही कर रहे हैं। इसी तरह से मंत्र जाप मोती या शंख की माला करें। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जितना पाखंड चल रहा है ग्रह नक्षत्रों को लेकर, वो कहाँ से आता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चंद्रमा के बारे में भी ज्योतिष बिल्कुल ही अनसाइंटिफिक बात कर रहा है। अब आइए राहु केतु के बारे में भी देख लेते हैं। दरअसल राहु केतु सौर मंडल में तो है ही नहीं, और अगर पौराणिक कथाओं की बात करें तो राहु केतु को वहाँ पे असुर कहा गया है, जो समुद्र मंथन के बाद निकले हुए अमृत का पान कर लेते हैं, और यह पान मोहिनी नामक एक अप्सरा देख लेती है, और जो कि विष्णु का रूप होता है, और विष्णु फिर इनकी गर्दन को काट देता है। फिर ये हर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को सूर्य और चंद्रमा को खा जाते हैं, फिर उगलते हैं, तो फिर सारी चीजें ठीक हो जाती। तो ये पौराणिक कथा है, जो कि बिल्कुल गपूड़ कथा है, और इसको ये ग्रह बता दिए। अब बताइए, ये सारे ग्रह लेकर ये 9 ग्रहों का खोज कर लिए थे, आप सोच सकते हैं। आइए देखते हैं ज्योतिष राहु केतु के बारे में आगे और क्या कहता है। कुष्ठ रोगियों की सेवा और दवाओं का दान करें, रोज स्नान करें, सुबह खाली पेट तुलसी के 2 पत्ते खाएं, सप्ताह में 1 दिन धर्म स्थान या मंदिर जरूर जाएं। मतलब इनकी दुकानदारी जो है चलती रहे, उसकी पूरी व्यवस्था है। जूते चप्पल साफ रखें, ये तो ठीक बात है। चलिए, 50 बातों में एक बात अच्छी भी दिख सकती है आपको। अब देखिए, राहु को नियंत्रित करने के लिए राहु के मंत्र का जाप रात्रि में करें। अब बताइए, रात में मंत्र जाप कीजिएगा तो उससे वो नियंत्रित रहेगा, नहीं तो ये भी आपको सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में आकर खा जाएगा। इसका मंत्र है ओम राहवे नमः। इस तरह की फर्जी बातें जो है ये प्रचारित कर रखे हैं। समाज ऐसे ही अंधविश्वास में नहीं डूबा हुआ है, इसके पीछे ये ज्योतिष और इस तरह की जो तमाम फर्जी बातें चल रही हैं, वो यही सब है। अब देखिए, इसमें ये रुद्राक्ष की माला धारण करने की बात कर रहा है और मंत्र जाप की बात कर रहा है। मंत्र जाप करने से सारी बीमारी ठीक होती, तो लोग हॉस्पिटल जाते हैं। फिर एक और मंत्र यहाँ पे दे दिया केतु को अब सही करने का, ओम केतवे नमः। बताइए, संस्कृत के कुछ शब्द को सुनकर केतु और राहु को ये सही करवा रहे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फर्जी बातें ज्योतिष में लिखी हैं और इसको लोग ग्रह बता रहे हैं। अब इसके बाद जो बाकी के 5 ग्रह बचे, जिनका नाम भी जो सप्ताह है उनके नाम पर है, जैसे मंगल, तो इसको ये ग्रह बता रहे हैं। लेकिन आप ये तो देखो कि ज्योतिष इनके बारे में लिख क्या रहा है। इसने तो इन सारे ग्रहों में एक एक देवता को फिट कर रखा है, तो ये क्या ग्रह हैं? अब आगे देखिए, इस मंगल के बारे में ये क्या लिखते हैं, यह ग्रहों का सेनापति और व्यक्ति का साहस है। बताइए, इसको सेनापति बता दिए। फिर लिख रहा है कि
मंगल के कमजोर होने पर भय संपत्ति दुर्घटना हो सकती है। अब देखिए ये कमजोर हो रहा है या कभी मजबूत हो रहा है। फिर कारावास और रिश्तों की समस्या मंगल से होती है। बताइए अब कोई अपराधी है, जेल गया, कारावास गया या किसी के रिश्ते बिगड़ रहे हैं तो उसमें ये मंगल को दोष बता रहे हैं। आपने ये भी सुना होगा कि ये मंगली है, मांगलिक है, वो भी एक कपोड़पंथी है जिसमें इंसान को कुत्ते, बिल्ली और पेड़ से शादी करवा देते हैं और फिर तब दूसरी शादी कराते हैं। इतनी तरह की बेवकूफों वाली चीजें समाज में चल रही है और पता नहीं लोग क्या कर रहे हैं, सारे के सारे सोए पड़े हुए हैं। एजुकेशन रेट भारत में 70% से ऊपर हो चुका है, लेकिन तब भी ये फर्जी मान्यताएं चल रही हैं और तो और पढ़े लिखे लोग इस तरह की फर्जी बातें कर रहे हैं। ऐसे वाहियात लोगों से समाज क्या सीखेगा और ये क्या सिखाएंगे वाहियात लोग, यही फालतू की बातें। अब देखिए आगे इसमें क्या क्या फर्जी बातें लिख रखे हैं। अब तो मुझे इसको पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा। इसी तरह से जो बाकी के ग्रह हैं जिसको ये बुध कहते हैं उसके बारे में भी इनने कुछ लिख रखा है और भी बहुत सारी बातें लिख रखी है इन्होंने। यहाँ तो सिर्फ एक झलक में आपको बता रहा हूँ। देखिए ग्रहों का राजकुमार है बुध और व्यक्ति की वाणी और बुद्धि है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन्होंने 9 अलग अलग बातें ग्रहों के नाम पे लिख रखी है और ये जो 9 ग्रह ये बता रहे हैं जिसमें से एक बृहस्पति भी है, तो ये सारी की सारी वो 9 ग्रह बिल्कुल भी नहीं है जिन्हें हम प्लेनेट कहते हैं, बल्कि ये बिल्कुल ही अलग बातें हैं। इनका उन प्लेनेट से कुछ लेना देना ही नहीं है, हालांकि उनके ही नाम पर ये बातें चल रही। अब एक पल के लिए हम मान भी लें कि बृहस्पति है, शुक्र है और वो प्लेनेट्स है, तो उनकी जानकारी इनको थी। इनको जानकारी तो उसके बारे में थी ही नहीं। इनके पास न तो दूरबीन था कि ये देख सके, न कोई दूसरा उपकरण जिससे कि ये वो उसको पता लगा सके कि ये सब एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं। ये तो यहाँ पर रोटी सेके जा रहे हैं। आगे मैं बताऊंगा कि ये कब से आई हुई है इनकी कहानी और कब से ये लोगों को भ्रमित करके फर्जी बातें दिखाए जा रहे हैं। बृहस्पति के बाद शुक्र भी है। ये देखिए ये क्या लिख रहे हैं, ये ग्रहों का मंत्री है, व्यक्ति के सुख के पीछे यही ग्रह होता है। अगर शुक्र कमजोर है तो पारिवारिक और किसी भी प्रकार का सुख नहीं मिलता। यही फर्जी बात लोगों को दिखाकर, बताकर और मंत्र का जाप करवाकर बेवकूफ बनाते रहते हैं। और इसी तरह से अंतिम ग्रह जो ये बताते हैं वह शनि है। इसको ये बता रहे हैं कि ग्रहों का सेवक है, व्यक्ति के कर्म का फल प्रदान करता है। बताइए कर्म फल ये प्रदान करवा रहा है। कर्म फल पे मैंने वीडियो ही बनाया है, वीडियो 24 देख सकते हैं। 25 में डिबेट भी आप देख सकते हैं, जिनसे 4 कर्म फल के पक्ष में लोग उनसे डिबेट करते हैं और बहुत अच्छा डिबेट किए हैं। आप लोगों को देखना चाहिए 24 और 25 वीडियोस। तो ये देखिए शनि के बारे में क्या क्या फर्जी चीजें लिखते हैं और ये भी बता रहे हैं कि इसे निपटने के लिए आपको इस मंत्र का जाप करना पड़ेगा। मतलब संस्कृत में 2-4 शब्द लिखे हुए हैं और वो आप बार बार पढ़ते हैं और नीचे लिख रहा है कि रुद्राक्ष की माला धारण कीजिए, तो इससे आपका ये चीज निपट जाएगा। बताइए ये सब सारी चीजें निपटनी थी तो भारत के लोगों की समस्याएं खत्म हो गई, या तुम लोग जो बैठे हुए हो दुकान खोल के और जो दिन भर ये सारी चीजें अंगूठी, माला और तरह तरह के मंत्र जाप कर रहे हो, क्या तुम लोगों ने भारत की सारी समस्याएं खत्म की? मुगल जब आए थे, अंग्रेज आए थे, तब तुम लोग कहाँ थे? कौन से बिल में छुपे हुए थे? आज लोगों को लूट रहे हो तुम लोग ये फालतू की चीजें बताकर, पढ़ाकर। तो इस तरह आप देखते हैं कि ये जो 9 ग्रह बताए गए हैं ज्योतिष में, ये बिल्कुल भी उस प्लेनेट से रिलेटेड नहीं है और इसलिए हम पूरी तरह 100% श्योरली यह कह सकते हैं कि भारत ने 1000 साल या उससे पहले, या यूँ कहें कि पश्चिम के साइंस से आने से पहले कभी भी 9 ग्रहों की खोज नहीं की थी। वैसे जहाँ तक मैं बता दूं अब 8 ग्रह ही हैं, ये देख लीजिए। और इन 8 ग्रहों में पृथ्वी भी है, जबकि ज्योतिष के 9 ग्रहों में पृथ्वी भी नहीं थी। सूर्य, चंद्र, राहु, केतु का जो नाम दिए ये तो हास्यप्रद था ही, लेकिन उससे भी ज्यादा हास्यप्रद था कि पृथ्वी का ही नाम नहीं था। खैर इसी तरह से ज्योतिष पे एक दूसरा भी प्रश्न है कि चलिए ग्रह नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन जो प्लैनेट्स हैं क्या उनका प्रभाव मानव शरीर पे पड़ता है? दरअसल इस प्रश्न को जानने के लिए आपको न्यूटन्स के ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूले को जानना होगा। इस फॉर्मूले के अनुसार ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोपोर्शनल होता है किसी भी 2 डिफरेंट बॉडी के। यहाँ डिफरेंट बॉडी कहने का मतलब ये है कि जैसे आप एक चांद को ले लीजिए तो दूसरा पृथ्वी ले लीजिए, मैं यहाँ M1 M2 कह दे रहा हूँ और इनके बीच की जो दूरी होगी उसे मैं D से डिनोट कर दे रहा हूँ। तो इस दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब जब प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ये हटाइएगा तो ये फॉर्मूला बन जाएगा F इज इक्वल कैपिटल G, जिसको कि हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, M1 इंटू M2 अपॉन D स्क्वायर। अब यहाँ पे ये एक चीज ध्यान देखिए, पृथ्वी पर M1 कोई इंसान है और M2 आप ले लीजिए सूर्य को, और इन दोनों के बीच की दूरी यहाँ पे D आप रख दीजिए। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G है तो इसे कांस्टेंट ही रहने दीजिए और जो भी वैल्यू आप निकालिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वही वैल्यू किसी दूसरे इंसान को जब आप लीजिएगा तो भी वही मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे कोई अगर 70 किलो का होगा तो हो सकता है कोई इंसान 100 किलो का हो, 80 किलो का हो, 60 किलो का हो, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि डिस्टेंस इतना ज्यादा है। जब इसका स्क्वायरली प्रोपोर्शनल करके हम डिवाइड करेंगे
तो ये वैल्यू नेग्लेक्ट हो जाएगी और लगभग उतनी ही आएगी। तो हम देखते हैं कि इस फोर्स का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा किसी भी इंसान पर, और पड़ेगा भी तो एक समान सारे इंसानों पर, सारे जीव जंतुओं पर पड़ेगा। और इसी तरह से अगर M1 इंसान का द्रव्यमान आप रख रहे हैं जो केजी में है, और M2 पे आप कोई अन्य ग्रह ले लीजिए, चंद्रमा को ले लीजिए, शुक्र, बुध, बृहस्पति, किसी को भी ले लीजिए, तो भी आप कैलकुलेट करेंगे तो वही वैल्यू सबके लिए एक समान आएगी, क्योंकि ये डिस्टेंस ही इतना ज्यादा है। लेकिन ज्योतिष के अनुसार इन सब की वैल्यू हर इंसान पे बहुत ज्यादा अलग अलग है। तभी तो ये किसी का ग्रह दशा खराब हो जा रहा है, किसी का कुछ खराब हो जा रहा है, ऐसा ज्योतिष का कहना है, मेरा नहीं। साइंटिफिक रूप से जैसा कि हमने ये निकाल के देखा, उससे तो सब पर एक समान आ रहा है। तो इसका मतलब कि ज्योतिष की बातें तो साइंटिफिक रूप से पूरी तरह से फर्जी हो गई, और ज्योतिष न्यूटन के इस लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब पूरी तरह से हद दर्जे का अनसाइंटिफिक है। अब ज्योतिष पे ही एक तीसरा प्रश्न बनता है कि जो ज्योतिष में ग्रह की गणना होती है तो क्या वो फर्जी है? जी हाँ, दरअसल पृथ्वी 24 घंटे में अपने एक्सिस पे रोटेट कर लेती है, और 365 दिन 6 घंटे और कुछ मिनट में सूर्य की एक परिक्रमा कर लेती है। लेकिन जब ज्योतिष बनाया गया उस समय लोगों को यह पता ही नहीं था कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, आप सबके धर्म ग्रंथ उठा के पढ़ लीजिए, सबने यह गलतफहमी रखी है। पहली बार जब केपलर और गैलीलियो ने यह बताया कि नहीं, पृथ्वी जो है वो सूर्य के चक्कर लगाती है, तो बहुत ज्यादा बवाला हो गया। तो इससे पता चलता है कि 16वीं शताब्दी से पहले लोगों को ये बात पता ही नहीं थी, और ज्योतिष में भी यही फॉल्ट है। उन्होंने क्या किया कि पृथ्वी को फ्लैट मान लिया है और वहां से 9 ग्रहों को डिवाइड कर लिया। अब आप वीडियो 28 देख लीजिए, वेदों में भी पृथ्वी को खड़ी बताया गया है, स्थिर बताया गया है। पुराण में तो उसे फ्लैट बता रहा है, पुराणों में तो उसे शेषनाग के फन पर, और कुछ हदीसों में तो गाय के सिंह के ऊपर पृथ्वी को डोलते हुए बताया गया। तो इससे पता चलता है कि 16वीं शताब्दी से पहले सभी के सभी पृथ्वी के बारे में, उसके रोटेशन के बारे में पूरी तरह से गलत है। अब जरा सोचिए कि ज्योतिष में जब पृथ्वी पे जगह बदलता है, समय बदलता है, तो उसके अनुसार ग्रह नक्षत्र भी बदलता है, हर इंसान के लिए बदलता है। और पृथ्वी जो 24 घंटे में एक रोटेशन कर रही है, तो उसके समय के अनुसार भी बदल रहा है। लेकिन जब पृथ्वी सूर्य परिक्रमा कर रही है तो पूरा स्पेस की जगह बदल रही है, वही चीज गायब है। इतनी ब्लंडर गलती, इसका मतलब ये है कि ज्योतिष का पूरा कैलकुलेशन ही गड़बड़ हो गया, क्योंकि स्पेस में पोजीशन बदलने की तो उनने बात ही नहीं की, उनने तो उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया। उनने तो सिर्फ पृथ्वी के रोटेशन को ही सार्वभौमिक सत्य मानकर पूरे के पूरे ज्योतिष को पोड़ दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इतनी बड़ी ब्लंडर एक्सेप्टेबल नहीं है, और इस तरह से ज्योतिष शास्त्र की गणना भी टोटल फर्जी है। इसी पे एक चौथा प्रश्न था, क्या ज्योतिष भारतीयों की देन है? यह जानकर आपको थोड़ा सा झटका लगेगा कि ज्योतिष भारतीयों की बिल्कुल भी देन नहीं है, ये ट्रू कॉपी है विदेशियों का। जी हाँ, जो ग्रीक इन्वेडर्स थे वो जब भारत में आए हैं 2री शताब्दी और उसके बाद, तो वहां से जो उनकी प्रेडिक्शन थी एस्ट्रोलॉजी की, उसी प्रेडिक्शन के आधार पर भारत में भी यह चीजें रची बुनी जाने लगी, और 15वीं शताब्दी आते आते यह पूरी तरह से इसका भारतीयकरण कर दिया गया। इसी में देवी देवताओं को घुसेड़ दिया गया। और ये जो सप्ताह आए हैं ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, जो 7 डे, ये भी वहीं से आए हैं। भारत में भी ये 7 डेज का कंसेप्ट नहीं था। पंचांग के भी बारे में मैं आगे जब वीडियो बनाऊंगा वहां पे भी बताऊंगा कि उसमें भी कितना घपला हुआ है, वो भी भारतीय है या नहीं है। अब यहाँ पे सवाल ये उठ सकता है कि अगर यह भारतीय नहीं है, इसका क्या प्रमाण है? तो मैं आपको प्रमाण बताता हूँ। भारत के आप जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, जिसको ये लोग बताते हैं कि पुराना ग्रंथ है, पुराना ग्रंथ है, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, वेद ही हो गया, इनको उठा के आप पढ़ लीजिए। कहीं पे भी इंसान के ज्योतिष की बात की गई हो, कहीं पे भी कुंडली की बात की गई हो, मुहूर्त और लगन की बात की गई हो, कहीं नहीं किया गया है। ये सारी की सारी गपूड़पंथी आई है बहुत बाद में, 15वीं शताब्दी के करीब में, और उसके बाद में, और देश आजाद होने के बाद से तो इसमें पूरी की पूरी दुकानें खड़ी हो गई हैं। जबकि हम ग्रीक मैथोडोलॉजी में देखें तो वहाँ के जो पुराने मैथोडोलॉजी है, जैसे कि ट्रॉय वार, उस वार में राजा जो है हर बात अपने पुरोहित से पूछ कर करता है, और वो उसका लगन और मुहूर्त देखता था, और यही कारण था कि वो ट्रॉय वार हार भी गए थे। फिर टोलेमी जो हैं वो 2री सदी के थे, और उनके समय में उन्होंने भी ज्योतिष शास्त्र लिखी थी उस तरह के, और उनके सिमिलर ही बहुत सारे लोगों के प्रमाण मिलते हैं। तो इससे पता चलता है कि जो एस्ट्रोनॉमी है, ये जो ज्योतिष है, ये सारी की सारी विदेशों की हैं, और भारत में वहां से जो इन्वेडर्स आए हैं वहां से जाकर यहाँ पे आई है। और भारत के जो राजा थे उनमें भी कहीं एस्ट्रोनॉमी नहीं देखने को मिला है। तो इस तरह से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एस्ट्रोनॉमी जो है ये पूरी तरह से विदेशी है, और
और इसका भारतीयकरण किया गया है 15वीं शताब्दी के बाद, और तब इसमें देवी देवता घुसेड़ कर इससे पैसे बनाए जा रहे हैं। अब इसी पे एक 5वां प्रश्न है, अगर ऐसा कुछ है नहीं तो फिर ज्योतिष से किसका भाग्य सुधरता है? तो इसमें मैं आपको बता दूं, ज्योतिष से आज तक सिर्फ और सिर्फ ज्योतिषियों का ही बैंक बैलेंस और उनकी तोंद ही बढ़ती हुई प्रतीत होती है। गरीब गरीब ही रह गया, धनी धनी ही रहता है। हाँ, इनके कुछ पैसे जो हैं उनके बैंक अकाउंट में चले जाते हैं। इन्हें फायदा हो या न हो, ज्योतिषाचार्यों की लॉटरी लग जाती है। यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, यहाँ लोगों की भी गलती है। लोगों में भी लालच है, काम धंधा करे नहीं, फ्री में सस्ते में धनी हो जाए, पहुंच जाते हैं राहु केतु और ग्रह नक्षत्र अपने सही करवाने। तो जब पहुंचेंगे 50 लाख कमाने के लिए 2 लाख खर्च करने, तो वो 2 लाख भी खर्च कर देते हैं, और जितने गरीब रहते हैं उससे भी ज्यादा गरीब हो जाते हैं, और होना जाना तो कुछ है नहीं, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही अनसाइंटिफिक है। हाँ, इससे ज्योतिषाचार्यों के और जो दुकान खोल के बैठे हैं उनके भाग्य जरूर चमक जाते हैं। तो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए, शिक्षित बनाइए, साइंटिफिक विचारधारा को लेकर आइए, ताकि लोग समझ सके कि हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण होता है, और ये सारी फालतू की बातें हैं। ज्योतिष, किसी का भविष्य जान लेना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे भी मैं कुछ और भी वीडियोज लाऊंगा जहां से मैं और स्पष्ट करूंगा। जो राशि नक्षत्र की बातें आती हैं, पंचांग की बातें आती हैं, ऊंचा स्थान और नीचा स्थान की बातें आती हैं, उस पे भी हम डिटेल्स वीडियो देखेंगे। उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा कि ये ज्योतिष पूरा का पूरा अनसाइंटिफिक है। और आखिरी में कुछ लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि सर आप ये जो गपोड़ा शब्द यूज करते हो, वास्तव में ये गपोड़ा शब्द है क्या? तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, उससे आप समझ जाएंगे। जब एग्जाम होती है तो उसमें बहुत सारे बच्चे बहुत ही मेहनत करते हैं, और जो प्रश्न पूछा जाता है उसको वो लिख देते हैं। अगर इनोवेटिव क्वेश्चन हो तो उसका वो इनोवेटिव आंसर देते हैं, अगर वो पढ़े लिखे हैं, उन्हें चीजें पता है तो। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो वो उसे समझ कर लिख कर टिक मार देते हैं। वहीं पे कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो देखते रहते हैं कि अच्छा उसने किस पर टिक मारा, अच्छा 1 का C है, 2 का C है, तो C पे मार दिया, चलो भाई चेकिंग हुई, सही हो गया। लेकिन ये वो बच्चे होते हैं जिनसे जब पूछ दो कि भाई इसका C तूने आंसर बताया था, वो कैसे आंसर लाए थे, जरा यहाँ पे करके दिखाओ, तो आपको क्या लगता है वो जो नकल करके लिखा होगा, टिक मारा होगा, वो आपको आंसर दे पाएगा? नहीं दे पाएगा ना। कहाँ से देगा? जानता होगा तब तो दे पाएगा, उसने तो नकल किया। तो फिर वो क्या करेगा? वो आपको तरह तरह के अलग अलग उत्तर देगा। वो ये थोड़े कहेगा कि मैं नकल करके लाया हूँ, उससे तो उसकी पोल ही खुल जाएगी, उससे तो उसको शर्म महसूस हो जाएगा। लोग जान जाएंगे कि अच्छा ये नकल करके पास हुआ है, हो सकता है उसकी डिग्री तक कैंसिल हो जाए। तो इसीलिए वो बहाने मारेगा, आलतू फालतू की बात बताएगा। तो इन्हीं आलतू फालतू बातों वालों को हम गपोड़ा बोलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कोई कहता है कि हमारे लिए ऋषि ने परमाणु खोज लिया था। भाई कैसे खोज लिया था? तो वो बताएगा अंधेरे कमरे में बैठे थे, ध्यान मग्न थे, ध्यान से जैसे आंखें खुली, उन्होंने अंधेरे कमरे में सूर्य की किरण में डस्ट पार्टिकल को देखा और उसी के छठे हिस्से को बता दिया। भाई कैसे बता दिया? कैसे मेजरमेंट किया? कौन से स्केल से मेजरमेंट किया? उसके बारे में कुछ नहीं पता होगा तब तो बताएगा। उसी तरह से कि स्पीड ऑफ लाइट कैसे मेजर किया था सायण ने, तो फिर वो नहीं बताएगा। कहाँ से बताएगा? मेजरमेंट किया होगा तब तो बताएगा। अगर नकल की चीज है, सारी बातें 18वीं 19वीं और 20वीं सदी में लिखी गई हैं, तो कहाँ से बताएगा? तो खुद ही किसी और की कॉपी करके लिखी गई है, झूठ मूठ की प्रचारित की जा रही है कि पहले की लिखी हुई। अगर एक्सपेरिमेंट किया होता, सत्य बात होती, तो बताता, साथ में ये भी लिखता कि हमने ये एक्सपेरिमेंट किया था, ये मेजरमेंट किया था। घड़ी तो बना नहीं पाए, तो कहाँ से वो बता देगा? उसी तरह से जब ज्योतिष की बात आती है कि भाई ज्योतिष कहाँ से आ गया, ये पंचांग कहाँ से आ गए, तो ये उत्तर तो दे नहीं पाएंगे। तो ये क्या कहेंगे? ये चीज ब्रह्मा के मुंह से निकल गया था, तो उसके नाभि से निकल गया था, उसके पैर से निकल गया था। चोरी का माल है तो बताओगे कहाँ से कि ये कहाँ से आया था? तो ऐसे बहाने मारोगे ना कि लोग भी बेवकूफ बने रहे और तुम भी बेवकूफ बने रहो, आलतू फालतू बातें बताकर। साइंस ने अपने दम पर, अपने मेहनत से एक एक चीजें करके दिखाई, तो उसने दिखाया प्रैक्टिकली, तब जाके लोगों को विश्वास हुआ कि हाँ ऐसा हो सकता है। लेकिन आपने सारी बातें इधर से उधर से चोरी करके बताई, इसलिए आपके पास न तो एक्सपेरिमेंट है, न प्रूफ है, न आज तक कुछ कर पाए, क्योंकि पूरा का पूरा ये टू कॉपी बातें हैं। कहीं कहीं के इन्वेडर से ली गई हैं, कहीं किसी बुद्धिस्ट विश्वविद्यालय जो खत्म हो गए वहां से कुछ उठाई गई हैं, तो कहीं बाद में कुछ चीजें ऐड कर दी गई हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लोगों को जागरूक कीजिए कि लोग विज्ञान की तरफ अग्रसित हो, पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें और सभी को साथ लेकर चलें। तभी देश आगे बढ़ेगा और तभी हम सब आगे बढ़ सकेंगे और तभी हम सभी विश्व पटल पे जो हमारी स्थिति है उससे भी आगे जा सकेंगे। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।